इसकी कार्यकारी इकाई थी। अग्रहार ग्रामों में सभा और महासभा नामक स्वायत्त संस्था कार्यरत थी। वरीयम इसकी कार्यकारी परिषद थी। अब मूल प्रश्न यह उठता है कि ये ग्राम सभाएं कहाँ तक अर्थात किस सीमा तक लोकतांत्रिक थी। इस प्रश्न की व्याख्या ग्राम सभाओं के संगठनों, अधिकारों व कार्यप्रणाली के विवेचन द्वारा ही की जा सकती है। इस संदर्भ में परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख के अतिरिक्त कांची और मदुरई से प्राप्त प्रमाण हमारी मदद करते हैं। सर्वप्रथम यदि ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव संबंधी व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो यहाँ लोकतांत्रिकरण के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। ग्राम सभा में चयनित होने के लिए योग्यताओं और अयोग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण किया गया था और यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया गया था। ग्राम सभा की समितियों में सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लॉटरी निकालकर सदस्य का चुनाव किया जाता था, परंतु इस व्यवस्था पर निष्पक्षता थी। ग्राम सभा के मुख्य कार्य थे सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व, व्यक्तिगत भूमि पर न्यायिक अधिकार, कृषि व सिंचाई अधिक सुविधाओं का विस्तार, राजस्व निर्धारण एवं वसूली, भूमि एवं सिंचाई संबंधी मामलों पर न्यायिक अधिकार, अन्य सार्वजनिक कार्य। यदि हम महालिंगम महोदय जैसे विद्वान के ब्यौरों पर गौर करें तो प्रतीत होता है ग्राम सभाएं उपरोक्त कार्य और कर्तव्यों का निष्पादन पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से करती थी और प्रत्येक ग्रामीण को समान अधिकार प्राप्त था। किंतु विशद विश्लेषण या आधुनिक शोधों पर विचार करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं की अपनी एक सीमा थी। सर्वप्रथम इन संस्थाओं में कर देने वाले और कर न देने वालों के बीच स्पष्ट अंतर दिया गया था। इन संस्थाओं को कृषक मजदूरों की सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी, साथ में महिलाओं को इसमें बाहर रखा गया था। अनेक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि ग्राम समुदायों में तनाव कृषि संरचना के में बदलाव के साथ उभरा। प्रभावशाली लोगों ने भूमि को हस्तगत करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं उग्र विरोध संबंधी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की स्थिति विशेषतः उत्तरकालीन चोल शासकों के समय हुई। अधिकतर विवाद और भूमि अधिकार, कृषि स्रोतों पर नियंत्रण, सिंचाई स्रोतों पर अधिकार के मुद्दे पर हुए, क्योंकि ग्राम सभाएं विशिष्ट वर्गों के हितों को ही प्राथमिकता प्रदान कर रही थी। ब्रह्मदेय और अग्रहार के रूप में जब कृषकों की भूमि ब्राह्मणों को प्रदत्त की जाने लगी तो असंतोष और भी प्रबल होने लगा। इस संदर्भ में बर्टनस्टीन जैसे विद्वान प्रचार करते हैं वास्तविक रूप से निचले स्तर पर कुलीन भूमि स्वामियों का वर्चस्व था और सही मायनों में ग्राम सभाएं शायद ही लोकतांत्रिक रह गई थी। हमने समालोचना जरूर की है, किंतु इसके बावजूद यह मान लें कि चोलों के अधीन ग्राम सभाएं लोकतांत्रिक नहीं थी, यह अनुचित होगा। इन संस्थाओं का आधार, उद्देश्य, कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक और स्वायत्तता के आदर्शों पर ही आधारित था। इसका निर्वाह भी किया गया और इतना आवश्यक है कि समय के साथ ग्राम सभाओं और प्रचलित व्यवस्थाओं में विकृतियों का समावेश हो गया। जन सामान्यों के अधिकारों की कीमत पर कुलीन और प्रभावशाली वर्ग आगे बढ़ गए। अतः बाद में उत्तर भारत के समान दक्षिण में ही सामंती प्रणाली को बल प्राप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना